नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक तथा BPSC PT एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से के साथ गारंटीड सफलता दिलवाना। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी में हम आज आपके बीच लेकर के आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्न को आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं। क्योंकि साइंस में आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो फिजिक्स से भी पूछा जाता है साथियों, केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है साथियों, और बायोलॉजी से भी पूछा जाता है। इस प्रकार साइंस के द्वारा कम से कम 30 प्रश्न आते हैं, और साइंस में आप निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को सही हल कर देते हैं तो आप अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि साइंस में जो प्रश्न गलत होने का जो प्रतिशत रहता है काफ़ी कम रहता है छात्रों। तो फिर देर किस बात की है साथियों, चलते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न जो है फिजिक्स से लिया गया है। तो ये पहला प्रश्न है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग। तो ये ऑप्शन है 1.403 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3.403 किलो ओम, 4.7 किलो ओम, और इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जहाँ तक ये प्रतिरोध का सवाल है साथियों, तो यहाँ पर हमारा कुल प्रतिरोध दिया गया है समांतर क्रम में, और एक प्रतिरोध दिया गया है और दूसरे प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इस हिसाब को बनाना पड़ेगा साथियों। 1/RP बराबर जो होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 होता है साथियों। तो यहाँ पर 1/RP का मान दिया हुआ है साथियों 1.403, और साथ ही साथ A1/R1 का मान दिया हुआ है साथियों, और R2 का मान हमको निकालना है साथियों। तो इसमें से हमारा R1 का मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो R2 का मान हमको निकालना है 1/R2। तो ये R2 का मान को निकालने के लिए हम लोगों को ये उसको इस पार लाना पड़ेगा और इसको इस पार लेके जाना पड़ेगा साथियों। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1/R2 बराबर हमारा निकल जाता है 1/2 माइनस 1.403। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे साथियों। तो एलसीएम जो हमारा जाएगा 2.806 जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर में 2 माइनस हो जाएगा, 2 से माइनस हो जाएगा 1.403। इस प्रकार जो हमारा मान निकलेगा साथियों वो होगा हमारा 0.597/2.806। इसको यदि हम लोग पलट देते हैं, क्योंकि ये 1/RP 1/R2 का मान निकला है साथियों, तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा 2.806/0.597। तो ये लगभग 5 से 596 के बराबर हुआ। 6 से 2.8 को लगभग हम लोग भाग देंगे तो लगभग 6 5 30 के आसपास आएगा। इस प्रकार जो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है 4 नंबर का 4.7 वाला जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, 4.7 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, अर्धचालकों की संख्या केवल और मात्र 7 है। और अर्धचालक का प्रयोग क्या होता है कि गर्म करने पर अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं चारों तरफ। तो इससे क्या होती है कि इसकी चालकता बढ़ती है। तो चालकता जैसे ही बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट, जो रोकता है किसी चीज को। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा साथियों। प्रतिरोध घटेगा तभी चालकता बढ़ेगी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फैराडे स्थिरांक एक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन
पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, तो फैराडे जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जिसे कि फैराडे वैज्ञानिक ने दिया था साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, प्रकाश वर्ग किसकी लंबाई होती है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है साथियों? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? दूरी से इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 54वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा चीज नहीं बदलता है? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है साथियों? आवृत्ति नहीं बदलती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 55वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ही उदाहरण है और उसकी चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 56वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह लियोनोव, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वेन एलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उन्होंने अपोलो 11 के द्वारा, अपोलो 11 के द्वारा वो 20 जुलाई 1969 को कहाँ पर गए थे? चांद पर अपना पहला कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को उन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से ज्यादा श्यानता होती है जल की, निम्न में से ज्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून की, शहद की। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। श्यानता को हम लोग अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी का अर्थ होता है जैसे चिपचिपापन, जो जितना ज़्यादा चिपचिपापन हो तो वो उतना ज़्यादा श्यान होगा। जैसे यदि हम किरासन तेल और सरसों तेल ले तो सरसों तेल ज़्यादा श्यान होगा, तो उसी को हम लोग श्यानता कहते हैं साथियों। तो गैस से द्रव ज़्यादा श्यान होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि शहद सबसे ज़्यादा श्यान होगा। उनके कण एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखते हैं ज़्यादा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? जी हाँ साथियों, तांबा, शीशा, पारा, जस्ता। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि पारा एक लिक्विड क्या है? धातु है और ये ऊष्मा का सुचालक होता है जिसमें थर्मामीटर में यूज किया जाता है। साथ ही साथ तांबा, जस्ता सभी सुचालक हैं। शीशा ही एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का और जो कि ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? शीशा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 59वें नंबर का प्रश्न साथियों ये रहे आपके स्क्रीन पर। रसायन शास्त्र का पहला प्रश्न। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड Pu 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जी हाँ साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या 94, 148, 242, 336। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को निकालने के लिए ये A-Z फार्मूला को लगाना पड़ता है। ए परमाणु द्रव्यमान होता है और जेड परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पर लिखा जाता है और जो परमाणु संख्या होती है वो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 242 में साथियों 94 को घटाएंगे। 94 को जैसे घटाएंगे 12 में 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इस तरह से जो ये 114 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जी हाँ साथियों, जो पुलिस जो चेक करती है कि कौन से व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो फिल्टर पेपर पर उनके कौन से पदार्थ मटेरियल लगे हुए रहते हैं? इस सवाल का जवाब के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है साथियों। ये रहा पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटासियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, हल्दी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
जी हाँ साथियों, जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसको उन्हें पकड़ने के लिए यातायात पुलिस में श्वसन परीक्षण का टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है कि पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जब शराब पीने वाला व्यक्ति अल्कोहल को इस फिल्टर पेपर पर डालता है तो उससे बहुत सिरके के समान बदबू आती है और इसका कलर भी बदल जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूने के पानी चूने के पानी द्वारा दुधिया हो जाती है। चूने की पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाती है? जी हाँ साथियों, चूना का पानी जो होता है ये एक जांच किया जाता है किसका? CO2 O2 O3 जिसको ओजोन बोलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो जवाब होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो जांच की जाती है उसका यही जांच है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को हम चूने की पानी में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा साथियों? दुधिया हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 62वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो पेट्रोल डीजल होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं साथियों। कार्बनिक पदार्थ जो भी जलता है पूर्ण रूप से जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन जब अधूरा जलेगा साथियों तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO देगा। ये एक विषैली गैस है जो कि रक्त में हम लोगों के हेमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो इस सवाल का सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 63वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो पीएच मान बराबर होता है -log H+। माइनस लोग क्या होता है? H+। यानी कि H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी होगी पीएच का मान दोनों माइनस मिलकर के उतना ही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 3 से 6 हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है? 10 पर पावर -3 से 10 पर पावर -6 हो जा रही है। 10 पर पावर -3 का मान कितना निकलेगा? पीएच मान 3, और 10 पर पावर -6 का कितना निकलेगा? 6। तो इस प्रकार कितना का इसमें कमी हो रहा है? दोनों के बीच में कितना है? 1000 गुना का अंतर हो जा रहा है साथियों। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत जो कि एक अघुलनशील पदार्थ है और नेफ्थलीन क्या है? उड़ने वाला पदार्थ है, जिसको हम लोग कपड़े वगैरह में रख करके क्या करते हैं? कीटाणु वगैरह को, गंध को रोकते हैं। ऊर्ध्वतापन, आशवन के द्वारा, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आशवन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वतापन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब भी कोई ठोस को गर्म किया जाता है तो बिना दर में बदले वो सीधे गैस में बदलती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 65वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 3 3 3 6 12 3 12 6, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है साथियों C6H6 बेंजीन का वो फॉर्मूला होता है और बेंजीन इस तरह से बनता है। तो बेंजीन में क्या होते हैं कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल एक डबल, और साथ ही साथ चारों ओर उससे क्या होते हैं? हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। चारों ओर क्या होते हैं? उससे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा इस तरह से लिखा जाता है। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो 3 पाई होंगे साथियों। सिग्मा कितना होगा? ये हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा यहाँ हो गया, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया। 6 6 कितना? 12 सिग्मा, और पाई कितना? 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखेंगे साथियों, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिर्फ सिग्मा होगा। इसके लिए आपको बेंजीन का सूत्र याद रखना चाहिए साथियों। C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। ये एरोमेटिक का पहला यौगिक होता है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर 66वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, 66वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं।
जी हाँ साथियों, यूरिया का जो CHO, CNO, CHN, CHNO उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में। यूरिया का जो सूत्र होता है साथियों CONH2NH2 होता है, CONH2 और NH2। यूरिया ही एक ऐसा तत्व था जिसे कि ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक तत्व था, जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था साथियों। तो यूरिया में हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन है ही, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी है। इस तरह से 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बर्जिलियस, जिसे केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है, उसी के शिष्य होलर ने सर्वप्रथम क्या किया था, यूरिया को प्रयोगशाला में बनाया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है, CONH2NH2। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। जीव विज्ञान से ये प्रश्न आ रहा है। अदरक तना है, ये जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उनसे कोई नहीं, उनसे एक से अधिक। तो जो भी तना होते हैं उसके साथ ही गांठ यानी नोड और इंटरनोड उसकी असली पहचान होती है। इसलिए इसका क्या जवाब होगा, 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 68वें नंबर का प्रश्न ये रहा। निम्न में से मीठी चीनी कौन है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मैल्टोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है। ये फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाने वाला शर्करा है। इसका सही जवाब यही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो इस प्रश्न के जवाब को हम लोग देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो यहाँ पर सेब है, अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस भी फल का जो क्या होता है कि फल का निर्माण जो होता है अंडाशय के द्वारा होता है, वो सच्चा फल कहलाता है। तो सेब का जो निर्माण होता है उसके थैलेमस के द्वारा होता है, इसलिए सेब एक सच्चा फल नहीं है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर 70 नंबर का प्रश्न साथियों। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फली जिसको हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, जैसे मटर, चना, ये सब, इसमें क्या पाया जाता है साथियों, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 71वें नंबर का प्रश्न। लौंग एक मसाला के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, फल, तना, जड़, फूल की कली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि लौंग क्या होती है, फूल की कली होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। 72वें नंबर का प्रश्न। जो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग लाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग आने वाला विकिरण है इंफ्रारेड विकिरण, माइक्रोवेव विकिरण, यूवी विकिरण, एक्सरे विकिरण। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दर्द के जो उपचार के लिए किया जाता है साथियों, वो हम लोग इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूध किसका घटिया स्रोत है। जी हाँ साथियों, दूध किसका घटिया स्रोत है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दूध में जो है दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते, विटामिन सी नहीं पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है। माल्टोज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है साथियों कि ग्लूकोज को बदला जाता है इथाइल अल्कोहल में। ये शराब बनाने की एक प्रक्रिया जिसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं साथियों। चलते हैं 75वें नंबर के प्रश्न पर। विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, विटामिन ए और बी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, डी हड्डियों के लिए जाना जाता है, और विटामिन की रक्त के थक्का बनाने में मददगार होता है। चलते हैं 76वें नंबर के प्रश्न पर। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो एस्ट्रोजन होता है साथियों, वो महिला सेक्स हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ साथियों, आर्विड कार्लसन, JF एंडर्स, रॉबर्ट ई लफलिन, वाटर कोहान। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पार्किंसन की जो बीमारी होती है, तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है, इसके लिए आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये रहा आपके स्क्रीन पर। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी, थायराइड जो होता है गला में होता है, इसके कारण घेंगा होती है। और ये किसकी खराबी से होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन, लोहा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आयोडीन की कमी से होती है। टेट्रा आयोडोटायरोसिन, आयोडीन की कमी के कारण टेट्रा आयोडोटायरोसिन, जिसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, वो नहीं बन पाता है साथियों, जिससे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण गला फूल जाता है और जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। जी हाँ साथियों, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है नोक, मध्य, पीछे का भाग, किनारा। जी हाँ साथियों, किनारे से हम लोग खट्टा चीज को ये करते हैं, नोक से हम लोग मीठा और नमकीन को टेस्ट करते हैं, और पीछे के भाग से हम लोग करवाहट को लेते हैं। इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीछे का भाग हो जाएगा। लेते हैं अंतिम प्रश्न। ये यहाँ पर आज जो है आज का जो साइंस का है वीडियो, ये साथियों यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप से हम फिर अगले अंक में मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि एक नया संकलन के साथ आपके बीच आएंगे। तो इसके साथ आपसे जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम आपसे विदा लेती है, इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।